नमस्कार सभी दोस्तों को और टीचिंग परीक्षा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ईएमआरएस के पेपर का सॉल्यूशन हमने आपके साथ पहले 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके साथ सॉल्व किए और जो अगले 20 क्वेश्चन है पार्ट 2, क्योंकि फ्रेंड 4 शिफ्ट्स में हुआ था, मतलब टीजीटी का, पीजीटी का, प्रिंसिपल का। तो वो जो 40 क्वेश्चन थे उन्होंने हमने उसे 20-20 क्वेश्चन के पार्ट में डिवाइड कर दिए और वो सारे सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले पेपर जैसे केवीएस, एईडीओ, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि देखा गया कि वही वाले क्वेश्चंस बार बार पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे जो सेशंस हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। पहला था पानी पीकर घर पूछना। मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? मुहावरे लोकोक्ति एक ऐसा टॉपिक है जो आना ही आना होता है अब, लेकिन ये थोड़ा नया है। पानी पीकर घर पूछना। अब क्या होता है इसमें, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि काम निकलने के बाद सोचना, ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है पानी पीकर घर पूछना, यानी कि बहुत आराम से सोच विचार कर किसी ये काम को करना। तो ये होता है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम कितनी बार हमने किया? जंगम स्थावर, जंगम स्थावर। जंगम मतलब होता है जैसे चंचल, जो मतलब इधर उधर चलता रहे, विचरण करता रहे, और स्थावर होता है बिल्कुल स्थिर, अचल। उसके बाद अगला था दुर्जन का संधि विच्छेद। बहुत ही सिंपल था, मैंने कितनी बार बताया था, जितनी बार संधि का टॉपिक होता है या उपसर्ग का, कि जहां पे दुर उपसर्ग आ जाए वहां पे विसर्ग संधि होगी ही होगी। दुर उपसर्ग, निरुपसर्ग, दुस उपसर्ग, निस उपसर्ग, सभी में विसर्ग संधि है। तो देखिए दुहु प्लस जन। फिर चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? करवाल, राजीव, चंद्रहास या राकापति। अब देखिए यहां पर मेन चीज क्या है कि चारों ही बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ऐसे में राजीव, राजीव कहते हैं कमल को। ये चंद्रहास यानी चंद्रमा की तरह हंसता हुआ, ये तलवार को कहा जाता है चंद्रहास। और राकापति, ठीक है ना, आपने सुना होगा राकेश, राकापति। राका मतलब होता है रात, यानी कि रात का स्वामी। तो ये है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची राकापति। और ये करवाल। अब करवाल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? करवाल का मतलब होता है नाखून या फिर तलवार। तो जो नाखून या तलवार है, दोनों के लिए आपका शब्द आता है करवाल। तो ये एक नया शब्द जान लीजिए, हो सकता है आने वाले पेपर में आ जाए किसी में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अथ का विलोम। आई गेस सबसे इजी क्वेश्चन था। अथ इति बार बार हम करते हैं। और व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए यथेष्ट, एक ही मात्रा है, गुण संधि। यथा प्लस इष्ट, ये थी आपकी गुण संधि। उसी प्रकार प्रत्येक, ये थी आपकी यण संधि। प्रति प्लस एक कितनी बार की है? फिर अत्यधिक, अति प्लस अधिक, य पर फोकस है, यण संधि। लेकिन उच्छ्वास, ये तो भी मैंने 2-3 दिन पहले करवाया था और बार बार करवाते हैं कि जहां पे च छ आ जाए 99.9, वैसे तो 100% वहां पे व्यंजन संधि आई। और देखिए उन्होंने कोई संधि विच्छेद नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है व्यंजन संधि किसमें? तो उच्छ्वास, उत्त प्लस श्वास। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। भोजन को पचाने वाली अग्नि। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं कह रही थी कि इस क्वेश्चन को पता नहीं ऐसा क्या है, हर पेपर में पूछा जा रहा है आजकल, कि भोजन को पचाने वाली अग्नि, जो पेट की अग्नि होती है, जठरानल। ए ऑप्शन। मंदाग्नि यानी कि जो अग्नि जो मंद है, लो फायर। बड़वाग्नि, दावाग्नि। बड़वाग्नि होती है समंदर में लगी आग, दावाग्नि होती है जंगल में लगी आग। फिर वीणा पाणी, कितनी बार मैंने आपको करवाया था बहुव्रीहि समास में कि पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। और जैसे चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिनके अर्थात विष्णु जी। वज्र पाणी, वज्र है हाथ में जिनके अर्थात देवराज इंद्र। शूल पाणी, त्रिशूल है हाथ में जिनके अर्थात शिवजी जी। उसी प्रकार वीणा पाणी, तो वीणा किनके हाथों में? सरस्वती जी के हाथों में। तो आपका बहुव्रीहि समास आना था, 4th ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब देखिए शब्द क्या थे? इष्ट, अभीष्ट, ईर्ष्या और पृष्ठ। तो यहां पर इष्ट ये गलत था, क्योंकि इष्ट होता है, इष्ट मतलब इच्छित, जो हम चाहते हैं। और जलनिधि का पर्यायवाची, ये अलंकार में हमने शब्द किया था कि बताओ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि, डूबी का सहारा कहाँ है? तो दुख जलनिधि, जल का निधि जहां पे सबसे ज्यादा जल है, समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची आना था ये सागर, 4th ऑप्शन। फिर देखिए निम्न शब्दों में से सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? अब देखिए केसरी, अंतक, मृगांक और सिंधुर। खैर केसरी सबको पता है कि केसरी, ठीक है ना, ये आपका शेर का पर्यायवाची होता है, लेकिन बाकी शब्दों का क्या मतलब है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो अंतक, अंतक मृत्यु कहते हैं, अंत करने वाली। तो देखिए अंत को करने वाली, अंतक मृत्यु। मृगांक चंद्रमा को कहते हैं। सिंधुर,
सिंदूर नहीं, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर के कारण सिंदूर याद आता है, लेकिन सिंदूर ये कहते हैं हाथी को। उसके बाद भात दाल समासिक विग्रह क्या होगा? एक आपसे विद्यासागर का समास विग्रह पूछा गया था, एक आपसे भात दाल। जैसे कहते हैं ना दाल भात में मूसल चंद, तो भात दाल होता है दाल और भात, वही भात और दाल। सेकंड ऑप्शन दाल और चावल। फिर निम्न में से असंगत विलोम युग्म कौन सा है? तो हार जीत, ठीक है ना, हार जीत बिल्कुल प्रॉपर वाला विलोम शब्द है। हास रुदन, हास मतलब होता है हंसना, रुदन मतलब होता है रोना, ये भी सही है। चिरंतर और नश्वर, चिरंतन होता है जो हमेशा रहता है, नश्वर जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जय का विजय नहीं आएगा, जय का पराजय आता है। तो जय और विजय तो समानार्थी हो गए थे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका। फिर देखिए शब्द और उसके अर्थ का अशुद्ध युग्म कौन सा है? विध्वंसक, शतावधानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये मैंने करवाया था अभी कुछ दिन पहले, सुषुप्त, मंथर। अब सुषुप्त ये हमने व्यंजन संधि में किया था, सु प्लस सुप्त जो सोया हुआ हो। विध्वंसक विनाश करने वाला, बिल्कुल सही। अब शतावधानी, शत जहाँ पे शत शब्द आ जाए फ्रेंड्स, कीवर्ड देखने, शत मतलब होता है 100, शताब्दी, शतक, तो जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, शतावधानी बिल्कुल सही। लेकिन मंथर, मंथर का मतलब ये नहीं होता कि जो बहुत तेज गति से कार्य करे। मंथर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसका मतलब होता है ये बालों का गुच्छा, जो बालों का गुच्छा होता है ना उसे मंथर कहते हैं। या फिर कोश जो खजाना होता है उसको भी मंथर कहा जाता है। फल उसको भी कभी कभी मंथर कहा जाता है। बाधा या अवरोध उसको भी मंथर कहा जाता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख अर्थ है मंथर का वो है बालों का गुच्छा। अगला देखिए फटाफट, सूक्ति का संधि विच्छेद। अब सूक्ति, फिर वही मैंने बताया था कि शब्द के उच्चारण पे फोकस कीजिएगा कि अगर बड़े ऊ की मात्रा है सूक्ति, तो सूक्ति क्या होती है? सु प्लस उक्ति, यानी एक अच्छा कथन, ठीक है ना, गुड सेइंग। तो सु प्लस उक्ति, सु उपसर्ग होता है, सु तो होता ही नहीं है, बड़े ऊ की मात्रा, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत। और उक्ति होता है, उक्ति नहीं होता, तो ए ऑप्शन आपका सही था, दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए फटाफट, जलोर्मी। अब यहां पर आकर फंसना था, क्योंकि यमुनोर्मी, जलोर्मी, सूर्योर्मी, उर्मी मतलब होता है लहर, ठीक है, और जलोर्मी यानी कि पानी की लहरें। अब मेन था कि जो पहला शब्द है जल, ये तो हमें पता है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। प्रॉब्लम कहां पर आई थी सबसे बड़ी? उर्मी, बड़ा ऊ आएगा या छोटा ऊ आएगा, क्योंकि दोनों ही सही माने जाते हैं, ठीक है। जब दोनों ही सही माने जाते हैं तो चूज किया किसे जाए? ऐसे केस में अगर आपके पास दोनों आ जाएं तो बड़े ऊ वाले को थोड़ा प्रेफर करिए, और बाकी खैर अगर आंसर की आएगी तो वो पता चल ही जाएगा कि उन्होंने बी को माना है या डी को। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो सेकंड ऑप्शन को सही मानेंगे, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि दोनों को ही सही माना जाता है। तो अब लेट्स सी क्या उन्होंने चूज किया है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध को पहचानिए। पर्यायवाची तो आकाश को तारापथ कहते हैं, अभी जो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चंस किए तो उसमें आया था। इंद्र को सुरेश, सुरेश क्या होता है? सुर प्लस ईश, यानी देवताओं के देवता देवराज इंद्र, बिल्कुल सही। इच्छा मतलब होता है लिप्सा, बिल्कुल। लेकिन यमुना जानवी को नहीं कहते, जानवी गंगा नदी को कहते हैं, ठीक है ना, गंगा नदी को। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका गलत था। उसके बाद देखिए, आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास। इस मुहावरे, ये लोकोक्ति का अर्थ कि आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास, इसका मतलब ये कपास की खेती करना, साधुओं की संगति छोड़ देना नहीं, खेती बाड़ी नहीं, वांछित कार्य छोड़कर अन्य काम में लग जाना, कि जो काम करने आए थे उस काम को छोड़कर किसी बेकार के काम में लग जाना। ये ऑप्शन करेक्ट था। और फिर रसोई घर का समास विग्रह, ये तो न जाने मैंने कितनी बार करवाया है। विद्यालय, रसोई घर, संप्रदान कारक है, रसोई के लिए घर, विद्या के लिए आलय, तो ये रसोई के लिए घर, सेकंड ऑप्शन। और फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, ये मैं मानती हूँ, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसका सही उत्तर क्या आना चाहिए था फ्रेंड्स? एक काम करते हैं, अब इसका सही उत्तर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मैं आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, रिप्लाई कर दूंगी कि आपका करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। अभी आप पर छोड़ते हैं, इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख दीजिएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, EMRS के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए थे 40 के 40 वो हमने आपको करवा दिए। 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवाए थे, 20 क्वेश्चन ये पार्ट 2 में करवाए हैं। तो आशा है कि इन सारे क्वेश्चन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, और आपकी आगे की पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आपको सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। टीचिंग परीक्षा के चैनल को एक तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ट्रिक्स हो, स्ट्रैटेजी हो, हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे सेशंस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।